शाजिम दौरानी और अरजल जब घर में दाखिल हुए तो लाउंज में इन्हें बहारें दिखाई दी, जो बेचैन सी इधर उधर टहल रही थी। लाल रंग का कामदार जोड़े में मैचिंग चूड़ियां और झुमके पहने वो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी, मगर इसके चेहरे पर उदासी थी। बहारे बेटा, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? कहीं आरेश ने? शाजिम दौरानी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। बहारे ने पलकों पर आए आंसू साफ किए। आज मेरा पहला दिन है तो मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, मगर अभी तक कोई नीचे नहीं आया। शायद कोई मेरे हाथ का खाना नहीं खाना चाहता। ऐसी बात नहीं है बच्चा, कल रात सब देर से सोए थे, इसीलिए अभी तक कोई भी नहीं उठा। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कोई खाए या ना खाए, मैं अपनी छोटी बहू के हाथ का नाश्ता जरूर खाऊंगा। शाजिम दौरानी ने इसके सर पर हाथ रखा और प्यार से नोटों का गड्ढा इस पर से वार कर मेड को दे दिया। ये इसकी पहली रसोई का सदका था। मैं भी अपनी बहन के हाथ का नाश्ता करूंगा। अफजल ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा। इन दोनों का यूं मान देना बहारे की आंखों में आंसू ले आया था। अंकल, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैं आप सब पर जबरदस्ती मुसलत कर दी गई हूँ, मगर इसमें जैनी की कोई गलती नहीं है। इसे किसी ने फंसाया है, वो बेकसूर है। मेरी वजह से इसे किसी ने फंसाया है, वो बेकसूर है। मेरी वजह से उसकी बहुत इंसल्ट हुई है। मेरा दिल घबरा रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इससे मिलने चली जाऊं। वो रोते हुए बोलती चली गई। शाजिम दौरानी ने इसे तसल्ली दी। पहली बात, आप बेकसूर हैं, आपकी शादी आरिश से होना अल्लाह की रजामंदी है, चाहे हालात जो भी हों। दूसरी बात, हेजन के साथ जो कुछ हुआ इसका हमें दुख है। जब वो ऑफिस आएंगे तो हम भी इससे माफी मांग लेंगे। हमने पता लगवाया है इन सब के पीछे कौन है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। नहीं डैड, ड्राइवर के साथ नहीं, बल्कि मैं जाऊंगा बहारे के साथ, अफजल ने फौरन से बीच में कहा। शाजिम दौरानी ने इसे तिरछी निगाहों से देखा था। लेकिन तुम तो अभी आए हो, पूरी रात बाहर थे, थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। इसकी जरूरत नहीं है, चलो बहारे हम चलते हैं। अफजल अपना कोट वहीं फेंकता बाहर की जानिब बढ़ गया था। बहारे ने शाजिम दौरानी से इजाजत ली और अफजल के पीछे रवाना हो गई। शाजिम दौरानी ने इन्हें जाते देखा और आसमान की जानिब देखकर बुड़बुड़ाए थे। मेरे इस बड़े सपूत के दिमाग में कब कब क्या चलता है ये अल्लाह ही जाने। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। अफजल संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि बहारे उसे टुकर टुकर देख रही थी। क्या हुआ बहारे, कुछ कहना है? अफजल मुसलसल इसकी निगाहें खुद पर महसूस करते पूछ बैठा था। उसकी इस उसके सवाल पर अचानक बहारे सटपटाई। कुछ नहीं भाई, आपको देखकर मुझे जैनी की कुछ बातें याद आ गई। वो धीमी आवाज में बोली। अच्छा मिस हेजन, मेरे बारे में बातें करती हैं? इंटरेस्टिंग। अफजल को तजस्सुस हुआ। हाँ करती हैं, सिर्फ आपके बारे में। बहारे का मुंह फिसला था। क्या? नहीं बता सकती। अफजल ने अचानक से गाड़ी रोकी। देखो गुड़िया, मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम मुझे सच में भाई मानती हो तो चुपचाप वो बता दो जो तुम्हारी दोस्त ने मेरे बारे में कहा। बहारे ने खुद को कोसा, हर वक्त गलत जगह पर इसकी जबान फिसल जाती थी। अगर मैंने आपको बता दिया तो मैंने जैनी के हाथों फोत हो जाना है, वो मासूमियत से बोली थी। जब तुम्हारा शेर जैसा भाई मौजूद है तो पेंगुइन से क्या डरना? अफजल ने सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट की। बहारे को वो दिन याद आए जब अफजल के खुद को पेंगुइन कहने पर हेजन ने घर में तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी हालत याद करते अचानक बहारे के मुंह से हंसी निकल गई। क्या तुम अभी बताना नहीं चाहती? अफजल ने इसे देखे बगैर बोला। जैनी जब से आपके ऑफिस में ज्वाइन हुई है, हर रोज आपके बारे में बातें करती है, आपको आइस प्रिंस बुलाती है और कहती है आप बहुत डैशिंग और हैंडसम हो, जो कोई आपको देखे बस देखता रह जाए। और ये बात बिल्कुल सच है। बहारे के कहने पर वो संजीदगी से ड्राइविंग करता, चेहरे पर कोई तासुरात ना लाने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था, लेकिन लबों के कोने पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। ये सब तो इसके लिए आम सी बातें थी। लड़कियों का इसके आगे पीछे घूमना, जहां भी जाए सबकी नजरों का मरकज बनना, ऐसी लाखों तारीफें वो बचपन से सुनता आया था। लेकिन उसे असली सदमा तो बहारे के बाकी अल्फाज सुनकर हुआ। पता है, मेरी जैनी आपको और भी निकनेम दे चुकी है, जैसे अंटार्कटिका, क्योंकि आप अंटार्कटिका से भी ठंडे और सर्द हो। फिर नखरेले नवाब, क्योंकि आप लड़कियों से ज्यादा नखरे करते हो। फिर मुंह फुलाए पांडा, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढने से भी नहीं मिलती। और बहारे ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर सोचते हुए कहा। और अफजल का मुंह खुद को इतने अच्छे अच्छे अलकाबात दिए जाने पर खुला का खुला रह गया। हाँ, एक बात, आपके हाथों शायद उसे गलती से पेपर वेट लगा था, तो आपको पेपर वेट पहलवान बोली थी। अफजल के खूबसूरत चेहरे के तासुरात और आइस ब्लू आंखों में सदमा देखकर बहारे अपने दांतों तले
जबान दबाए वो मुश्किल अपनी हंसी रोकने लगी। वर्ड द अर्जल के मुंह से बस इतना ही निकला। इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपने भाई के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया और मैं सच में आपको भाई मानती हूँ, इसलिए बिना सोचे सब उगल दिया। भारे मासूमियत से निगाहें झुकाए बोली, इट्स ओके गुड़िया, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ जो इन सब बातों को सीरियस ले लूंगा? वो जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करने लगा। क्या पता बहारे भी से मुंह फुलाए पांडा ना बोल दे। अंटार्कटिका, मुंह फुलाए पांडा, नखरीले नवाब। वो ज़ेरे-लब बुड़बुड़ाया था और इसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सख्त हो गए थे। वो अंदर ही अंदर खोल रहा था कि वो लड़की जो ऑफिस में शहद उगलती थी, पीठ पीछे इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चलती थी। मैं भी देखता हूँ अब आपको मुझसे कौन बचाएगा मिस पेंगुइन। वो जब लोग वहां पहुंचे तो घर को ताला लगा था। बहारे ने इस घर के ऑनर को बुलाया जो बराबर में रहते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर दोनों ही चौंक गए। हेजन बच्ची तो कल रात ही चली गई। कोई लड़का उसको लेने आया था। वो अपना पूरा सामान लेकर चली गई और मुझसे बोली कि अब वो वापस यहाँ नहीं आएगी। ओनर की बात पर बहारे का दिल थमा। लड़का और वापस ना आना सुनकर अर्जल के माथे पर बल पड़े थे। लेकिन चाचा, जैनी की तो कोई फैमिली नहीं है, वो अकेली है। पता नहीं बेटा, कल कोई नौजवान आया था, मैंने सिर्फ उसकी पुश्त देखी। वो हेजन को बे वो हेजन बेटी को अपनी कार में लेकर चला गया। बहारे का चेहरा फिर से मुरझा गया और वो रोने लगी। भाई, जैनी मुझसे नाराज हो गई है। कल मैंने इसके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी खुद की हालत इस वक्त खराब थी। मुझे इर्द गिर्द का होश नहीं था। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? इसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। भारे फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुल उसे सीने से लगाता सर पर हाथ फेरते इसे चुप करवाने लगा। भारे गुड़िया, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। मिस सेजन को मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, फिक्र मत करो। मेरी गाड़ी में जाकर बैठो, मैं पता लगवाता हूँ। मुझ पर यकीन है ना? जब वो चुप जिस पर वो चुपचाप हाँ में सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई। अर्चल ने इसे दौरानी मेंशन के बाहर ड्रॉप किया और खुद अपने फार्म हाउस की जानिब रवाना हो गया। आरेश निकसिक सा तैयार क्लोन लगाता अपनी कीमती वॉच कलाई पर पहन रहा था कि तभी इसका मोबाइल बजा। हेलो, आरेश स्पीकिंग। एक हाथ से मोबाइल कान को लगाता शूज के लेसेस बांधता अपनी मखसूस आवाज में बोला, वाह आरेश, तुम तो हमें एक ही रात में भूल चुके हो। और इसमें तुम्हारा क्या कसूर? इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल गई है। मकाबिल की आवाज पर वो चौंका था और नंबर देखने लगा। वहां जारा का नंबर देखकर इसने एक सर्द आह भरी थी। ऐसी बात नहीं है जारा, मैंने बिना नंबर देखे फोन उठाया क्योंकि मैं जल्दी में था। वो अपनी सफाई में बोला, हाँ, तुम जाओ शूटिंग में, खुश रहो अपनी बीवी के साथ। इसे भी वहां काम मिल गया है ना, साथ में रोमांस करने का मौका मिल जाएगा। वो जल कर बोली थी, शट अप मिस जारा, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि आप नीना की सिस्टर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें करें। वो गुस्से से बोला था। तो मैं क्या करूं आरेश? मेरी बहन यहाँ रात से रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी है। उसे रात से बुखार है। वो ना कुछ खा रही है ना रूम से बाहर निकल रही है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है कि वो कुछ गलत ना कर बैठे खुद के साथ। जारा के लहजे में परेशानी झलक रही थी। अच्छा, मैं आता हूँ, आप फिक्र मत करो जारा, मैं अभी पहुंचता हूँ, नीना को कुछ नहीं होगा। आरेश ने इसे तसल्ली दी। अब बात हाथ से जा चुकी है आरेश। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आज या कल तुम्हारी वो खूबसूरत बीवी तुम्हें अपनी जानिब माइल कर लेगी और तुम भी उसके हुस्न के आगे पिघल जाओगे और यहाँ जिंदगी भर मेरी बहन तड़पती रहेगी। जिस शिद्दत से तुमने इससे मोहब्बत की है, क्या वो यही डिजर्व करती थी? खुश रहो तुम अपनी बीवी के साथ। मेरी बहन यहाँ मर भी जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जारा ने गुस्से से फोन काट दिया। जारा की बात और लहजे से आरेश का मीटर शार्ट हो गया। वो गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरने लगा कि अचानक बहारे अंदर आई। आरेश ने इसकी जानिब देखने की जहमत नहीं की। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुलने पर इसने बेख्तियार इस तरफ देखा। इसे इसकी पुश्त नजर आई जो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। आरेश ने इसकी लाल चूड़ियों और लाल कामदार सूट को नोटिस किया। वहां मेरी नीना दर्द और गम में तड़प रही है और यहाँ ये मैडम नई नवेली दुल्हन बनकर आराम से पूरे मेंशन में घूम रही हैं। इसे तो अपने किए पर शर्म भी नहीं थी। आरेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने कुछ सोचा और झट से खड़ा होता ड्रेसिंग रूम के डोर को बाहर से लॉक कर दिया। तुम्हारे किए पर इतनी सजा तो बनती है, वो जेरे लब बुड़बुड़ाया और मोबाइल उठाता रूम से बाहर निकला और रूम का दरवाजा भी लॉक कर दिया। रूम तो साउंड प्रूफ है, कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आएगा। वो अंदर ही अंदर सोचता हुआ नीचे आ गया। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, वहां सजे नाश्ते के आइटम को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया।
वो अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन आज इसने भरपूर खाना खाने का सोचा था। शाजिम दौरानी, काजिम दौरानी और रानिया एक साथ नीचे आए। हशमत साहिब और आमना बेगम के लिए नाश्ता रूम में भेज दिया गया था। दयान और दलारा नाश्ता पैक करवा के यूनिवर्सिटी जा चुके थे और अनूरल ऑफिस चली गई थी। भाई, भाभी कहाँ है? काजिम ने शाजिम से पूछा। तुम्हारी भाभी अपनी हाई सोसाइटी फीमेल फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने गई है। ऐसा प्यार से बनाया खाना उनके नसीब में कहाँ? शाजिम ने तंज किया था। जैसे ही वो लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, सामने आरेश को मजे से खाना एंजॉय करते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या बात है काजिम, आज बड़े बड़े एक्टर्स हमारे साथ नाश्ता करने आए हैं। शाजिम के तंज पर आरेश काजिम शाजिम के तंज पर आरेश काजिम से मुखातिब हुआ था। चचा, आप अपने भाई को समझा दीजिए। मुझ पर तंज करने की या मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी नाराज़गी समझते तीनों मुस्कुराए थे। काजिम, बोल दो आज नवाब साहब को जितना खा रहे हैं, कहीं उसकी डाइट ही ना खराब हो जाए। चचा मैं जाकर चचा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और जिम में जाकर सारी कैलोरीज बर्न कर लूंगा। किसी से कहें कि मेरे खाने पर नजर ना डाले। उसकी बातों पर वो तीनों मुस्कुराए थे। ऋषि, लगता है आज तुम्हें नाश्ता बहुत पसंद आया है। रानिया ने उससे कहा। पसंद नहीं, बेहद पसंद, सो टेस्टी। ये पराठा, खीर, हलवा पूरी, बाकी सब भी एक से एक बढ़कर है। इसने सारे आइटम को देखकर अपनी पांचों उंगलियां फोल्ड करके एक भरपूर चुम्मा दिया। काजिम ये पूछो क्या काजिम ये पूछो क्या इस बड़े एक्टर को पता है कि ये सब किसने बनाया है? शाजिम ने खामोशी से खाते काजिम से पूछा। और कौन बनाएगा चचा? जरूर मेरी गुलबानो ने बनाया होगा। क्यों गुलबानो? अचानक से आरेश के मुखातिब करने पर गुलबानो सटपटाई और पांव रगड़कर शर्माने लगी। काजिम, इन साहब को बोल दो, ये जो बाप से नाराज हैं जबरदस्ती के निकाह करने पर। वो इसी लड़की के हाथों का बना खाना चाट चाट कर खा रहे हैं। अरे, इसे तो बाप का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतनी खूबसूरत, मासूम और इतना अच्छा खाना बनाने वाली बीवी उसको मिल गई है। शाजिम दौरान इस पर बम फेंकते आराम से अपने नाश्ते में मसरूफ हो गए थे। क्या ये सब इसने बनाया? आरेश तैश में आया। हाँ बेटा, इसमें बुरी बात क्या है? रानिया इसके बदलते तेवर देख कर बोली। वो अचानक नाश्ता अधूरा छोड़ता बिना किसी की जानिब देखे वहां से चला गया। उन तीनों को आरेश का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तुम दोनों नाश्ता करो, शाम को जब वह आएगा तो मैं इसे बताऊंगा कि इसमें ना हेजन की गलती है, ना बहारे की। इन्हें उस मक्खी राशिद और फैसल ने फंसाया है, तब वो खुद नॉर्मल हो जाएगा। शाजिम के कहने पर वो चौंक गए। उनसे पूरी तफसील सुनने के बाद उन्हें मक्खी पर बहुत गुस्सा आया, जो उनके फादर का वफादार होने का ढोंग रचाकर इतना सब कुछ कर गया था। कहाँ है वो तुम्हारा डॉक्टर भाई? हाँ, अरे मैं पूछती हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफियत जनाब, पिछले 5 दिनों से आने का नाम नहीं ले रहे। महानूर दुपट्टा कंधे पर कमर से बांधती किसी लड़ाका औरत की तरह कमर पर दोनों हाथ टिकाए सुबह सुबह इन पर चढ़ दौड़ी थी। वो चारों अपने कानों को हाथ लगाते एक ही सोफे पर एक दूसरे के साथ चिपके हुए आतिश फिशा को देख रहे थे, जिसके मुंह से कल तक बमुश्किल लफ्ज निकलते थे और आज इसका ये रूप वो हजम नहीं कर पा रहे थे। ओ चुप हो जाओ डेयर नूर, कयान भाई के आने का वक्त हो गया है और इन्हें शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एहान इसे समझाते बोला था। चुप, बिल्कुल चुप। पिछले 5 दिनों से तुम यही बोलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो चीखी थी। बुलाओ अपने भाई को, मुझे यहाँ मस्जिद नहीं रहना। अगर वो आज नहीं आया तो मेरे गुस्से की भीड़ तुम लोग चढ़ोगे। जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? वो पास पड़ी चीजें उठा उठा कर फेंक रही थी और इनकी जानिब देख रही थी, जो आंखों ही आंखों में मुंह बंद रखने का इशारा कर रहे थे। क्यों, जबान नहीं आपके पास जो उंगली दिखाकर ऐसे कर रहे हो? वो इसकी नकल उतारती बोली, जिस पर एहान खांसने लगा। साद ने चीख मारी, जैन सर को जाने लगा और हमजा तालियां बजाता आंखों ही आंखों में फिर से इसे चुप रहने का इशारा कर गया था। अचानक तुम लोगों को क्या दौरा पड़ गया है? मैं कोई जोकर हूँ, मजाक कर रही हूँ जो तुम लोग ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो? वेट, वेट, क्या नाम लिया तुमने? कयान? कयान हातिन? हाँ, लेकिन तुम्हें भाई का नाम कैसे पता? उन चारों के माथे पर बल पड़े थे। तो वो है तुम्हारे भाई। वैसे डॉक्टर कम गुंडा ज्यादा लगते हैं। खैर अपने इस डॉक्टर भाई को फोन लगाओ कि अभी के अभी महानूर के सामने आए, वरना आज मेरे हाथों किसी का कत्ल हो जाएगा। वो पास पर आवाज उठाकर फिर से इन्हें डराने ही वाली थी कि अचानक अस्सलाम वालेकुम। अचानक पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी और महानूर के हाथ से वाज गिर गया।
वो चौंक कर उन चारों को देखने लगी जिनकी नजरें इसके पीछे मौजूद शख्स पर गड़ी थी। अब उस शख्स के कदमों की आवाज आने लगी जो ऐन इसके पीछे आ रुका था। यहाँ तक कि महानूर अब इसकी सहाराना क्लोन की खुशबू महसूस कर सकती थी। वो फौरन से पीछे मुड़ी और महानूर की सांसें सीने में अटक गई। निशा की नजरें बार बार भटक कर पीछे की जानिब जा रही थी जहां वो प्रिंसिपल की बेटी के साथ फ्लर्ट करने में मसरूफ था। हाँ, वो ऐसा ही था, सब लड़कियों से फ्लर्ट करता, हर हफ्ते एक नई गर्लफ्रेंड बनाने वाला दाहिर दयान दौरानी। लेकिन उस लड़की से वो कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था और वो चुड़ैल भी कम नहीं थी। उन दोनों को एक साथ देख कर निशा बेहद जेलस हो रही थी, इतना कि अब सर के लेक्चर पर भी उसका ध्यान नहीं था। निशा प्लीज स्टैंड अप। सर ने उसको आवाज दी जिस पर वो मुतवज्जा नहीं हुई बल्कि निशा के नाम पर दयान के कान खड़े हो गए। बेसाख्ता उसकी नजरें इस पर जमी जो खूनखार निगाहों से उसको देख रही थी। इस बार भी से मुतवज्जे ना पाकर सर ने अपना मारकर इसकी जानिब फेंका जो सीधा इसके सर पर जा लगा। वो अचानक होश में आती सर की जानिब देखने लगी और खड़ी होती इनसे माजरत करने लगी। मिस निशा, टेल मी व्हाट इज ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। सर के पूछने पर वो चुपचाप खड़ी रही क्योंकि जवाब देने के लिए क्लास सुनना जरूरी होता है। सर सॉरी, आई डोंट नो, वो धीमी आवाज में बोली, आंसू बाहर निकलने को बेताब थे। शट अप निशा, आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यू बिहेव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। आप टॉपर हैं, आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब पता है। आजकल आपके ग्रेड्स भी कम होने लगे हैं। लगता है आप पढ़ाई से ज़्यादा तवज्जो खुद पर देने लगी हैं। सर ने इसके बदलते ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल पर चोट की और इस बार पूरी क्लास के सामने बेइज्जती पर निशा का दिल टूट गया और आंसू बहने लगे। पता नहीं ये सर हमेशा इसे ही क्यों टारगेट करते थे। इन्हें प्रिंसिपल की बेटी की ड्रेसिंग और क्लास पर तवज्जो ना देना नहीं दिखता था और ना ही बाकी सब जो सिर्फ क्लास सुनने का नाटक कर रहे थे। इन पर नज़र पड़ती थी फिर भी डांट सिर्फ इसी को पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि वो इनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, इसकी भलाई के लिए डांट रहे हैं। इससे लहजे की पहचान थी, किसके इरादे कैसे हैं वो जानती थी। अभी वो अपने गालों पर आए आंसू रगड़ कर बैठने ही वाली थी कि सर ने फिर से चिल्ला कर कहा, क्या मैंने आपको बैठने को कहा मिस निशा? गेट आउट ऑफ माई क्लास। अब की बार निशा के मुंह से बेसाख्ता हिचकी निकली। उसने बैग उठाया और अपने सुर्ख आंखों से दायान को गुस्से से देखती क्लास से बाहर निकल गई। दायान जो इसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प गया था फौरन से उठा। सायरा, प्रिंसिपल की बेटी ने इसका हाथ पकड़ा लेकिन वो हाथ झटकता बैग उठाता क्लास से बाहर निकलने लगा। हे यू, तुम कहाँ जा रहे हो? सर ने दयान से पूछा लेकिन इसने खूनखार निगाह सर पर डाली और दूसरी नजर अपने दोस्तों पर। आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता वो रूम से बाहर निकला। उसके दोस्त समझ गए थे कि वो अब सर के साथ ऐसा प्रैंक करेगा कि दोबारा वो निशा को डांटने की जहमत नहीं करेंगे। आखिर इसने सर से पंगा भी तो लिया। आखिर इस सर ने पंगा भी तो किस से लिया? होर्ड हेनरी से। भला अपनी टिंकरबेल को कोई ऐसी बेइज्जत करेगा? ये इससे कहाँ बर्दाश्त था। पहले ही इसकी शरारतों से पूरी यूनिवर्सिटी डरती थी, अब पता नहीं इस सर के साथ क्या होगा। आरेश जो सुबह का निकला था रात के 7 बजे दौरानी मेंशन पहुंचा। सुबह से अब तक वो रीना के साथ ही था। उसकी हालत इतनी खराब नहीं थी जितना इसकी बहन ने बात का पतंगड़ बना लिया था। वो बस नाराजगी में अपनी बेडरूम से नहीं निकल रही थी, लेकिन कमरे की बिखरी हालत और चीजों की टूट फूट इसके गुस्से का पता दे रही थी। इसलिए आरेश इसे बाहर ले गया और इसे मनाते मनाते अब घर पहुंचा था। जैसे ही इसकी कार पोर्च जैसे ही इसकी कार पोर्च में रुकी साथ ही अर्जल की कार आ रुकी। दोनों एक साथ कार से बाहर निकले। आर्यन सलाम करते इससे गले मिला जिस पर अर्जुन ने संजीदगी से पूछा, कल के मुताबिक डैड ने तुम्हें बताया क्या? अंदर आओ, तफसील से बताऊंगा। वो दोनों घर से अंदर दाखिल हुए और सोफे पर ढेर हो गए। अभी अर्जुन कुछ बोलता कि शाजिम दौरानी उनके सर पर पहुंच गए। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? इनके सवाल पर अर्जुन ने आईब्रो उछाली। अब मैंने क्या किया? वो तपे लहजे में बोला। सुबह का तुम बहारे को लेकर गए थे और अब आए हो। और किधर है बहारे? नजर नहीं आ रही। शाजिम दौरानी की बात पर अर्जुन के माथे पर बल पड़े थे। क्या मतलब बहारे घर में नहीं है? मैंने इसे सुबह घर पर ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मिस हेजन से मुलाकात नहीं हुई थी। अर्जुन के संजीदा लहजे पर शाजिम दौरानी परेशान हुए। उनकी बातों पर आरेश को होश आया और अपनी सुबह वाली हरकत याद आई जो वो गुस्से में अंजाम दे चुका था। ओह शिट! वो झट से उठता दौड़ता हुआ अपने कमरे की जानिब गया।
दोनों उसको हैरत से देखते रह गए। जल्दी जल्दी अपने रूम का लॉक खोलता वो अंदर बढ़ा और सारी लाइट ऑन कर दी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलते इसके हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो वहीं लाल जोड़े में वो वहीं लाल जोड़े में नीचे बेहोश पड़ी थी। बहारे वो जल्दी से इस तक पहुंचा, उसे सीधा किया और इसके चेहरे से बाल हटाने लगा। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और नाक से खून की लकीर थोड़ी तक आ रही थी। आरेश के दिल में अचानक दर्द उठा। वो दीवाना वार उसका नाम पुकारने लगा। बहारे, बहारे। वो इसका चेहरा थपथपाने लगा। उसका मासूम चेहरा और ये हालत देखकर आरेश की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वो जल्दी से बाजुओं में उठाता नीचे की जानिब दौड़ा था। सीढ़ी से उतरते वो ड्राइवर का नाम चिल्लाया और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। अर्जल और शाजिम आरेश की बाजुओं में बेजान झूलती हुई बहारे को देखकर फौरन से इसके पीछे लपके थे। उनका दिल किसी अनहोनी के अंदेशे दे रहा था। यहाँ पर किस्त नंबर 19 खत्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।